एक बार जरा सोच कर देखते हैं। अगर कोई अपनी जेब से 500 रुपए देकर अपना ही इतिहास और अपनी ही यादें भुलाने की टिकट खरीदे तो कैसा लगेगा? हाँ, मतलब ये सुनने में ही थोड़ा अजीब जरूर लगता है। आमतौर पर जब सिनेमा हॉल का रुख किया जाता है तो उम्मीद एक अच्छे मनोरंजन की होती है, राइट? कुछ घंटे रोजमर्रा की जिंदगी से दूर बिताने का मन होता है। बिल्कुल, हर किसी को थोड़ा एस्केप चाहिए होता है। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इस उम्मीद को पूरी तरह से उलट देता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे YouTube वीडियो सोर्स को डिकोड करेंगे जिसने हाल ही में आई फिल्म धुरंधर 2 का बेहद बारीकी से पोस्टमार्टम किया है। और ये एनालिसिस बहुत डीप है। सही में हमारा मिशन ये समझना है कि इस सोर्स के अनुसार कैसे सिनेमा के पर्दे और आधुनिक मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सदियों पुराने नहीं बल्कि हाल ही के इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश की जा रही है। राइट, एक ऐसी फिल्म जिसे सोर्स के हिसाब से एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक अनलिमिटेड बजट वाली पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट बताया जा रहा है। एग्जैक्टली। और देखिए, इस चर्चा की शुरुआत में ही एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है। इस सोर्स मटेरियल में सीधे तौर पर राजनीति, पॉलिटिकल लीडर्स और हाल ही की घटनाओं का जिक्र है। हाँ, लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों से जुड़ी बातें शामिल हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारा आज का मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना या किसी का विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम सिर्फ इस बात का निष्पक्ष विश्लेषण करना है कि सोर्स ने किन तथ्यों और आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर इस फिल्म की मार्केटिंग, नैरेटिव बिल्डिंग और इसके पीछे छुपे मनोविज्ञान को समझाया है। सही कहा। तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी सबसे जरूरी है हमारे लिए। हम किसी पक्ष में नहीं हैं, हम सिर्फ उन तकनीकों और दावों को खोलकर सामने रख रहे हैं जो उस ओरिजिनल वीडियो में प्रस्तुत किए गए हैं। एग्जैक्टली। तो शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी डिटेल से जिसने इस पूरे मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया है। सोर्स ध्यान दिलाता है कि धुरंधर 2 आम फिल्मों जैसी बिल्कुल नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि असम के चीफ मिनिस्टर तक ने पब्लिक में खुलेआम इस फिल्म को एंडोर्स किया है। हाँ, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे वो उनकी पार्टी को वोट देंगे। राइट। जब किसी फिल्म का पॉलिटिकल उद्देश्य इतने खुलेआम सामने रख दिया जाए तो उसकी हर फ्रेम का मतलब बदल जाता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहला पॉइंट जो सोर्स उठाता है वो है फिल्म के शुरू में आने वाला डिस्क्लेमर, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, यानी असली घटनाओं से प्रेरित। ये बहुत इंटरेस्टिंग तकनीक है। सोर्स इसकी तुलना किसी फ्रेश टमाटो केचप की बोतल से करता है। मतलब पैकेट के आगे लिखा होता है फ्रेश टमाटो, तो लगता है बिल्कुल असली है। हाँ, पर पीछे घुमाकर अगर आप बारीक अक्षरों में इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो पता चलता है कि उसमें टमाटर का नामो निशान नहीं है। एग्जैक्टली। वो तो सिर्फ ब्रांड का नाम है। आखिर फिल्म मेकर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये केचप वाली तुलना दरअसल मनोविज्ञान और कानून के एक बहुत ही चालाक गठजोड़ को दर्शाती है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स का लेबल दरअसल एक लीगल चीट कोड की तरह काम करता है। लीगल चीट कोड? वो कैसे? देखिए, जब किसी कहानी के आगे ये लिखा जाता है तो दर्शकों के दिमाग को एक तरह से सिग्नल मिल जाता है कि जो कुछ भी पर्दे पर आने वाला है वो सच्चा इतिहास है, एक भरोसा बन जाता है। राइट। लेकिन उसके तुरंत बाद आने वाली कानूनी लाइन कि एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल, यानी किसी भी व्यक्ति से समानता सिर्फ एक इत्तेफाक है, ये फिल्म बनाने वालों को कुछ भी दिखाने की आजादी दे देती है। ओह, मतलब सच और झूठ को मिक्स करने का लाइसेंस मिल गया। बिल्कुल। सोर्स ये पॉइंट आउट करता है कि इस लीगल शील्ड के पीछे छुपकर फिल्म में दाऊद इब्राहिम जैसे क्रिमिनल्स का असली नाम लिया जा सकता है, असली नेताओं से मिलते जुलते चेहरे दिखाए जा सकते हैं, जिससे दर्शक के दिमाग की उस बाउंड्री को धुंधला कर दिया जाता है जहां कहानी खत्म होती है और सच्चाई शुरू होती है। एग्जैक्टली। और इसी दिमाग को और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए सोर्स एक दूसरे बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करता है जिसे इमोशनल प्राइमिंग कहा गया है। हाँ, ये हिस्सा बहुत डिस्टर्बिंग और फैसिनेटिंग दोनों है। फिल्म के शुरुआती हिस्से में एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख व्यक्ति को जिंदा जलाया जाता है और भीड़ में से सर तन से जुदा जैसे नारे लगते हैं। राइट। अब सोर्स का विश्लेषण ये कहता है कि इस वायलेंट सीन का फिल्म की मेन आगे की स्टोरी से या कैरेक्टर आर्क से कोई लेना दिला ही नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। उसकी तुलना कॉमेडी फिल्म फिर हेरा फेरी के उस सीन से की गई है जहां सिर्फ एक डोमिनोज पिज्जा को प्रमोट करने के लिए बिना लॉजिक का एक अलग सीक्वेंस डाल दिया गया था। यहां पिज्जा की जगह नफरत और गुस्से को प्लांट किया जा रहा है। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें
तो ये किसी जादूगर यानी मजिशियन के मिसडायरेक्शन जैसा लगता है। जादूगर पहले स्टेज पर धुआं करता है, जोर की आवाज करता है ताकि सबका ध्यान भटक जाए और लोग ध्यान से उसके हाथों की मूवमेंट देख ही ना पाएं। सही एनालॉजी है और मनोविज्ञान के नजरिए से इसे समझना बहुत जरूरी है। इमोशनल प्राइमिंग का सीधा सा मकसद दिमाग की वायरिंग के साथ खेलना होता है। मतलब दिमाग को हाईजैक करना एक तरह से। बिल्कुल। इसे हम किसी हॉरर फिल्म के जंप स्केयर से समझ सकते हैं। जब किसी हॉरर फिल्म में अचानक से एक जोर का साउंड इफेक्ट आता है और कोई डरावना चेहरा सामने आता है तो क्या होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हाँ, हम लिटरली डर जाते हैं। उस वक्त दिमाग लॉजिकल मोड से निकलकर सर्वाइवल या इमोशनल मोड में चला जाता है। एक बार जब दिमाग डर जाता है तो उसके बाद पर्दे पर आने वाली एक आम सी परछाई को देखकर भी लोग डरने लगते हैं। ओह वाओ। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब डर या गुस्से जैसा इंटेंस इमोशन ट्रिगर होता है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक और रैशनैलिटी के लिए जिम्मेदार होता है वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। यानी हम रैशनली सोचना बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। सोर्स का तर्क ये है कि एक आम दर्शक के अंदर इस वायलेंस सीन के जरिए पहले हिंदू मुस्लिम नफरत और डर का बीज बोया जाता है। और जब लॉजिक का दरवाजा बंद हो जाता है तब फिल्म अपना मेन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पेश करती है। जिसे दर्शक बिना किसी सवाल के आसानी से हजम कर लेते हैं। नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इमोशनल जमीन तैयार करना जरूरी होता है। पर मुझे यहाँ एक और बात खटकती है। अगर दिमाग का लॉजिक बंद हो चुका है और इमोशंस हाई हैं तो हीरो को बड़ा दिखाने का तरीका क्या होना चाहिए? सोर्स एक पॉइंट बताता है कि फिल्म में दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर खुद प्रधानमंत्री की तारीफ करता है कि जब से ये नया नेता आया है डर बढ़ गया है। यस। अब मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। आखिर एक विलेन से तारीफ करवाने की क्या जरूरत पड़ गई? एक विलेन तो वैसे भी नेगेटिव कैरेक्टर होता है। राइट। क्या उस लीडर के अपने काम या उसके समर्थक उसकी ताकत को साबित करने के लिए काफी नहीं थे? क्या विलेन के द्वारा की गई तारीफ आम दर्शकों को थोड़ी बनावटी नहीं लगनी चाहिए? यहाँ पर मैन्युपुलेशन की सबसे सटीक अंडरस्टैंडिंग सामने आती है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा असरदार होती है। अच्छा। नेता खुद आकर कहे कि मैं बहुत ताकतवर हूं या उसके अपने फॉलोअर्स उसकी तारीफ करें तो दर्शक के अंदर एक नेचुरली स्केप्टिकल आवाज आती है कि ये तो अपने ही है, इनका तो काम ही तारीफ करना है। हाँ, वो तो उनका जॉब ही है। लेकिन जब आपका सबसे बड़ा सबसे खतरनाक दुश्मन ये मान ले कि वो आपसे डरता है तो लॉजिक बिल्कुल बाईपास हो जाता है। सोर्स इसके लिए अवेंजर्स फिल्म का बहुत ही शानदार उदाहरण देता है। थानोस वाला। हाँ, अगर थैनोस जैसा ताकतवर और रूथलेस विलेन अचानक कहे कि उसे स्पाइडरमैन से डर लगता है तो ऑडियंस उस पर बिना किसी एक्स्ट्रा प्रूफ के विश्वास कर लेगी। ओह आई सी। क्योंकि दुश्मन की जुबान से निकली तारीफ दर्शकों को डायरेक्ट पॉलिटिकल भाषण से कहीं ज्यादा जेन्युइन लगती है। बिल्कुल। जब दाऊद इब्राहिम जैसा कैरेक्टर ऐसी बात कहता है तो ये दर्शकों को इम्प्लिसिटली कन्विंस करने का एक बेहद सटल तरीका है कि नेता की ताकत एब्सोल्यूट है। तो पहले इमोशंस ट्रिगर किए, फिर विलन से वैलिडेशन दिलवाया और जब दर्शक पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो गया तब फिल्म ने सीधा इतिहास को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। राइट, जो सबसे बड़ा क्लेम है। हाँ, सोर्स बताता है कि फिल्म में क्लेम किया गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान की आईएसआई ने 2014 के चुनाव में मौजूदा नेता को जीतने से रोकने के लिए एक जॉइंट कोशिश की थी और इस काम के लिए उन्होंने एनजीओज, सिविल सोसाइटी, मीडिया और सोशलिस्ट्स को बड़ा फंड दिया था। पर सोर्स इन दावों को हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और डेटा के साथ पूरी तरह से नकार देता है। जैसे कि सोर्स हमें याद दिलाता है कि जीत वाले दिन ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तुरंत इनवाइट किया था और यूएस एम्बेसडर ने तो रिजल्ट आने से 3 महीने पहले ही आकर मुलाकात की थी। और पाकिस्तान की आईएसआई के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है। हाँ, 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड असद दुरानी ने एक पब्लिक स्टेटमेंट में कहा था कि आईएसआई एक्चुअली में इन्हीं नेताओं को पावर में देखना चाहती थी। अब सवाल ये उठता है कि सिनेमैटिक लिबर्टी का दायरा आखिर कहाँ तक है? एक डॉक्यूमेंटेड इंटरनेशनल हिस्ट्री को पूरी तरह से 180 डिग्री उलट देना सिर्फ कहानी की आजादी कैसे हो सकती है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, राइट, तो समझ आएगा कि ये सिर्फ कहानी को थोड़ा मजेदार बनाने का मामला नहीं है। सोर्स समझाता है कि सिविल सोसाइटी और मीडिया का जिक्र करके एक्चुअली में आज की घटनाओं को जस्टिफाई किया जा रहा है। आज की घटनाओं को? हाँ, पिछले कुछ सालों में एमनेस्टी इंटरनेशनल, न्यूज क्लिक और ग्रीन पीस जैसे एनजीओज पर अलग अलग कानूनी कार्रवाई हुई हैं।
फिल्म इस नैरेटिव को प्लांट कर रही है कि ये सारी संस्थाएं हमेशा से आईएसआई और अमेरिका द्वारा फंड की जाती रही हैं। ओ, तो बेसिकली पुराने नैरेटिव से नए एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात सोर्स ने सोशलिस्ट शब्द पर बताई है। ये शब्द भारत के संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मौजूद है। बिल्कुल कोर वैल्यूज में से एक है। लेकिन फिल्म में सोशलिस्ट होने को एक विदेशी ताकतों द्वारा फंड किए गए नेगेटिव ग्रुप के रूप में पेश किया गया है। इसके ठीक विपरीत सोर्स द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम की 2002 की एक रिपोर्ट और अल जजीरा की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स का हवाला देता है। उन रिपोर्ट्स में क्या मिला था? इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन डोनर्स और यहाँ तक के यूएस गवर्नमेंट के रिलीफ फंड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा आईडीआरएफ जैसी संस्थाओं के जरिए एक्चुअली में राइट विंग और आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं को मिला था। वेट रियली? तो सोर्स ये साबित करता है कि फैक्ट्स ठीक उस दिशा में इशारा कर रहे हैं जिसके बिल्कुल विपरीत दिशा में फिल्म भाग रही है। सही समझे आप। ये सिर्फ इतिहास को बदलना नहीं है, ये इतिहास का कंप्लीटली नया वर्जन लिखना है। Here's where it gets really interesting, क्योंकि अब तक बात अमेरिका और पाकिस्तान की थी, जिसके आंकड़े आम लोगों की पहुंच से थोड़े दूर होते हैं। लेकिन फिल्म इसके बाद एक ऐसे मुद्दे को टारगेट करती है जिसे हर आम नागरिक ने अपनी जिंदगी में जिया है, नोटबंदी, यानी कि डीमोनेटाइजेशन। यस, सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक। फिल्म में दावा किया गया है कि नोटबंदी एक मास्टर स्ट्रोक था जिसका मेन मकसद यूपी इलेक्शंस में आने वाली 60,000 करोड़ की फेक करेंसी को रोकना था। अब मैं थोड़ी देर के लिए डेविल्स एडवोकेट बनकर सोचता हूँ, क्या ये पॉसिबल नहीं कि फिल्म मेकर सच कह रहे हो और देश की सच में भलाई हुई हो? देखिए, लग तो सकता है, पर डेटा कुछ और ही कहता है। और आरबीआई ने उस पूरे साल में 6,000 करोड़ नहीं, सिर्फ 43 करोड़ रुपए की फेक करेंसी पकड़ी थी। सिर्फ 43 करोड़? सिर्फ 43 करोड़। कहाँ 60,000 करोड़ की कहानी और कहाँ 43 करोड़ की हकीकत। ये तो एरर मार्जिन भी नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यानी NBER की स्टडी का डेटा सोर्स बताता है कि इस कदम से देश की जीडीपी पर 3% का नेगेटिव असर पड़ा और कैश की भारी कमी के चलते एटीएम की लाइनों में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जो कि बहुत ट्रैजिक था। ये तो वही बात हो गई कि किसी को थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो और डॉक्टर बिना सोचे समझे उसकी ओपन हार्ट सर्जरी कर दे और मरीज कोमा में चला जाए। और एक और ताना जो सोर्स देता है कि अगर ये सच में इतना ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था तो आजकल हर छोटी बात पर वॉर रुकवा दी पापा का नैरेटिव बनाया जाता है। वैसा नोटबंदी को लेकर कोई ऑफिशियल क्रेडिट क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, नोटबंदी का ये पूरा प्रकरण सिर्फ झूठ नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान के एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसे गैसलाइटिंग कहा जाता है। गैसलाइटिंग यहाँ कैसे अप्लाई होता है वो? अगर 1857 की क्रांति के बारे में फिल्म में कुछ झूठ दिखाया जाए तो लोग आसानी से मान सकते हैं क्योंकि हमने उस वक्त को देखा नहीं है। लेकिन नोटबंदी, बैंकों की लंबी लाइनें, लोगों की नौकरियां जाना, ये सब लाइव मेमोरीज हैं। लोगों ने इस घटना को फिजिकली जिया है। हाँ, हर किसी को याद है वो टाइम जब लोग किसी डार्क थिएटर में बैठे होते हैं, पर्दे पर एक बड़ा फिल्म स्टार होता है, बैकग्राउंड में एक हेवी इमोशनल म्यूजिक बज रहा होता है और वो स्टार प्योर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि तुम्हारी वो परेशानी एक्चुअली में एक देशभक्ति का मास्टर स्ट्रोक था। तो लोगों के अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है, यानी उनका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। एग्जैक्टली। एक तरफ उनकी खुद की तकलीफ भरी यादें और दूसरी तरफ एक ग्रैंड देशभक्ति से भरा पावर पैक्ड नैरेटिव। दिमाग नेचुरली ऐसी मेमोरी पर शक करने लगता है जो उसे कमजोर फील कराए। ओह वाओ। गैसलाइटिंग का मुख्य मकसद ही यही होता है कि सामने वाले का अपनी ही यादों और अपनी ही रियलिटी पर से विश्वास उठा देना। लोग खुद अपने आप से कहने लगते हैं कि शायद हमारी परेशानी गलत थी, शायद फिल्म में जो बड़ा मकसद दिखाया जा रहा है वो ठीक है। अपनी ही लाइफ का ट्रूथ सरेंडर कर देना इस टेक्निक की सबसे बड़ी जीत है। और इस ट्रूथ को सरेंडर करवाने का एक और तरीका है जो सोर्स ने एडवर्टाइजिंग की दुनिया से निकाला है। सोर्स कहता है कि एडवर्टाइजिंग की सबसे बड़ी ताकत इसमें नहीं होती कि पर्दे पर क्या लाउडली दिखाया जा रहा है, बल्कि इसमें होती है कि कितनी सफाई से क्या छुपाया जा रहा है। चेरी पिकिंग फैक्ट्स। एग्जैक्टली। जो चीजें नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करती उन्हें कंप्लीटली गायब कर दिया गया। जैसे कि 2015 में प्रधानमंत्री का पाकिस्तान जाना, नवाज शरीफ के घर पर वो सरप्राइज विजिट जहां वो परिवार से मिले थे, उसकी कोई जगह फिल्म में नहीं है।
2016 का पठानकोट अटैक और 2019 में पुलवामा में जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, उसे भी पूरी तरह से छुपा लिया गया। राइट, नैरेटिव सूट नहीं करता ना वो। लेकिन चलिए, छुपाना तो एक बात हुई, लेकिन किसी फेलियर को सक्सेस में बदल देना। सोर्स ने अतीक अहमद, जिसे फिल्म में आतिफ का नाम दिया गया है, उसकी घटना का एक ऐसा विश्लेषण किया है जो सच में चौंकाने वाला है। ये अतीक अहमद वाला एंगल बहुत शॉकिंग था। 2023 में जब लाइव टीवी पर पूरे पुलिस के पहरे के बीच अतीक अहमद की हत्या हुई तो देश भर में इसे यूपी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर माना गया था। यहां तक कि खुद पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी में सदन ने अतीक अहमद को श्रद्धांजलि यानी ट्रिब्यूट दी थी। एक आम नागरिक के लिए वो ओपन फेलियर था सिस्टम का। लेकिन फिल्म क्या दिखाती है? फिल्म दिखाती है कि ये तो एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, जिसे पाकिस्तान में बैठा आईएसआई का मेजर इकबाल टीवी पर देखकर हैरान और परेशान हो रहा है। एक लॉ एंड ऑर्डर डिजास्टर को अचानक से एक सुपर स्मार्ट इंटेलिजेंस सक्सेस बना देना, ये नैरेटिव को मोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना है। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो सवाल ये है कि मेजर इकबाल को ही क्यों दिखाया गया। यहाँ पर सोर्स ने एक ऐसा फैक्चुअल डिटेल निकाला है जो पूरी फिल्म की कहानी की नींव हिला देता है। क्या डिटेल? फिल्म में जिस मेजर इकबाल को 2030 के उस लाइव मर्डर को पाकिस्तान में बैठकर टीवी पर देखते हुए और डरते हुए दिखाया गया है, रियलिटी में जिस पर वो कैरेक्टर आधारित है, वो मेजर इकबाल 2011 में ही मारा जा चुका था। वेट, 2011 में? 12 साल पहले? हाँ, अब जरा सोचिए, एक मरे हुए आईएसआई ऑफिसर को 12 साल बाद 2023 में जिंदा क्यों दिखाया गया? ये तो बहुत बड़ा झूठ है। सोर्सेस का बहुत ही लॉजिकल जवाब देता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट। फिल्म बनाने वालों को एक क्लाइंट ब्रीफ मिला था। उन्हें एक नैरेटिव सेट करना था कि पड़ोसी मुल्क डर रहा है। उस डर को दर्शाने के लिए एक स्पेसिफिकली नोन विलन चाहिए था। और उन्होंने एक मरे हुए आदमी को उठा लिया। एग्जैक्टली। अब वो विलन 2011 में मर चुका है। इस हिस्टोरिकल फैक्ट से फिल्म मेकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने टाइमलाइन, फैक्ट्स और लॉ एंड ऑर्डर फेलियर को पूरी तरह से नजरअंदाज करके एक फिक्शनल रियलिटी क्रिएट की, सिर्फ एक पॉलिटिकल इमेज को मजबूत करने के लिए। ये इस बात का सबूत है कि ऐसी फिल्मों का उद्देश्य इतिहास को दर्शाना होता ही नहीं है। तो इनका उद्देश्य होता क्या है? इनका उद्देश्य प्रेजेंट टाइम के किसी मकसद को सर्व करना होता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इस पूरे डीप डाइव की सभी कड़ियों को जोड़ें तो सोर्स का निष्कर्ष बहुत ही सीधा और डिस्टर्बिंग है। धुरंधर 2 किसी एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये अनलिमिटेड व्हाट्सएप फॉरवर्ड से प्रेरित है, जो बिना किसी वेरिफिकेशन के हर रोज हमारे और बाकी सबके फोनों पर आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड फ्री में आता है और ये एक बेहद महंगा गैस लाइटिंग टूल है जिसके पास लगभग अनलिमिटेड बजट है। सही कहा। सोर्स इसे बेसिकली एक ऐसी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट मानता है जहां मास पब्लिक खुद 500 रुपए देकर एक नेता को प्रोडक्ट के रूप में खरीद रही है और उस खरीद फरोख्त के प्रोसेस में अपनी ही यादों और देश के जेन्युइन इतिहास को सरेंडर कर रही है। बिल्कुल। और अपनी इस लंबी चर्चा को पूर्ण विराम देने से पहले हम एक बार फिर अपने सभी सुनने वालों को याद दिला दें कि आज इस विश्लेषण में हमने जितने भी आंकड़े सामने रखे, चाहे वो आरबीआई का डेटा हो, एनबीएआर की स्टडी हो, यूएस फंड्स की रिपोर्ट हो या आतिक अहमद का जिक्र हो। हाँ, ये सारे पॉइंट सोर्स के थे। राइट। ये सब कुछ उस यूट्यूब सोर्स मटेरियल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमारा मकसद सिर्फ उस वीडियो के आर्ग्यूमेंट्स और उसके पीछे छुपे मीडिया मैनिपुलेशन और साइकोलॉजी के उन तरीकों को समझना था। हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि मास मीडिया कैंपेन्स कैसे काम करते हैं उस प्रोसेस का विश्लेषण किया। एकदम सही। शुरुआत में हमने टिकट के 500 रुपयों की बात की थी, लेकिन आज का ये गहन विश्लेषण सुनने के बाद एक बात तो तय है कि सिनेमा के पर्दे पर चलने वाली कहानियां सिर्फ हमारी 2 घंटे की जिंदगी पास नहीं करती, हाँ, बल्कि वो धीरे धीरे हमारे सोचने, समझने और याद रखने के तरीके को बदलने की पूरी ताकत रखती हैं। और इसी ताकत को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगी कि आज हम एक नए और थोड़े बेचैन करने वाले विचार के साथ इस चर्चा को विराम दें। हाँ, बिल्कुल, बताइए। अगर आज के इस आधुनिक युग में, जहां हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट पर सारी जानकारी मौजूद है और फैक्ट्स इजीली चेक किए जा सकते हैं, राइट, ऐसे वक्त में भी सिनेमा और मास मीडिया का इस्तेमाल करके पिछले 5 या 10 साल के इतिहास को और यहाँ तक कि लोगों की खुद की जी हुई लाइव यादों को इतनी आसानी से बदला या धुंधला किया जा सकता है, तो सोचिए। जो इतिहास हम आज अपनी किताबों में पढ़ते हैं, जो 100 या 200 साल पुराना है, जिसे हम पत्थर की लकीर मानते हैं,
क्या उसमें से भी कुछ हिस्सा उस जमाने के सबसे ताकतवर लोगों द्वारा बनाई गई किसी सुपरहिट कहानी का ही नतीजा तो नहीं है? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर उस वक्त तो इन कहानियों को क्रॉस चेक करने के लिए किसी के पास कोई यूट्यूब या इंटरनेट भी नहीं था। इस विचार पर जरूर मनन कीजिए।